हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जिसे देखने के बाद आपकी साइंस की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी और ताकि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैंने इस वीडियो को भी पार्ट्स में बनाया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ फूड, जो कि होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को हम एज अ फूड ईट करते हैं, जिसे हम एडिबल पार्ट्स कहते हैं, मतलब ईटेबल, जैसे फ्रूट, लीव्स, रूट, स्टेम्स और यहाँ तक कि फ्लावर्स। फॉर एग्जांपल जैसे पंपकिन फ्लावर्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, या फिर मस्टर्ड है जिसे हम सरसों का पौधा कहते हैं, उसके सीड से हमें ऑयल मिलता है, एंड जो उसकी लीव्स होते हैं वो हम एज अ वेजिटेबल ईट करते हैं। नेक्स्ट है एनिमल्स, जो कि आपको पता ही है कि उनसे हमें बटर, मिल्क, एग, मीट ये सब चीज़ें मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हनी बीज के बारे में। जो बीज होती है वो नेक्टर अपना कलेक्ट करते हैं फ्लावर से। नेक्टर क्या होते हैं? स्वीट जूस, और उसी नेक्टर को कन्वर्ट करते हैं हनी में। अब हमें पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो पूरे साल तो अवेलेबल नहीं होते, कुछ टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल होते हैं। तो हनी बीज उस टाइम पे फ्लावर्स में से अपना नेक्टर कलेक्ट करके पूरे साल के लिए हनी को स्टोर करके रख लेती है। तो ये है एक बी हाइव। नेक्स्ट हम देखेंगे अलग अलग स्टेट्स का फेमस फूड जो जहाँ पे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे पंजाब में फेमस क्या है? मक्के की रोटी, आइटम्स ऑफ दाल में राजमा, वेजिटेबल में सरसों का साग। आंध्र प्रदेश में राइस की ग्रोथ अच्छी होती है, दाल में तुअर दाल, वेजिटेबल में कुंदरू, एंड अदर चीज़ों में बटर मिल्क, घी, पिकल। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फूड फेमस है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स के बारे में। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट या उसके प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, प्लांट एंड ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स को ही ईट करते हैं, जैसे कि काउ। देन है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल्स को ईट करते हैं, और जो कार्निवोर्स होते हैं उनको हम एज अ नॉन वेजिटेरियन भी याद रख सकते हैं कि जो कार्निवोर्स होते हैं वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स को ईट कर लेते हैं, जैसे कि लायन। देन आते हैं ओमनिवोर्स। ये वेजिटेरियन भी होते हैं एंड नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, मतलब ये प्लांट्स को भी ईट करते हैं एंड एनिमल्स को भी ईट करते हैं, जैसे कि डॉग। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। इसके अलावा हमारे फूड में डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर भी होते हैं, ठीक है। और हम बहुत सिंपल मेथड से ही टेस्ट कर सकते हैं कि फूड में कौन से न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट करेंगे कि हमें अगर पता लगाना हो कि किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हम कैसे टेस्ट करेंगे। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। जो हमारे खाने में मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्टार्च एंड शुगर की फॉर्म में। अब हमें टेस्ट करना हो कि इस खाने में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, तो हम ये टेस्ट करेंगे कि इस फूड में स्टार्च है या नहीं। और वो हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? उस फूड आइटम को लेके हम उसमें 2-3 ड्रॉप्स मिलाएंगे डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। अगर उस खाने का कलर आयोडीन सॉल्यूशन मिलाने से ब्लू ब्लैक कलर में चेंज होता है, देन दैट मीन्स कि उस फूड में स्टार्च की प्रेजेंस है, ठीक है। अब हम देखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन बनता कैसे है। ये बनता है बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड विद वाटर। मीन्स हाफ फिल्ड वाटर में अगर हम टिंचर आयोडीन मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कि कैसे बनते हैं। वो बनते हैं 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाने में 100 ml ऑफ वाटर में। मीन्स हम 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिलाते हैं 100 ml वाटर में और उससे बन जाते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। देन 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो अभी हमने देखा कि जो आयोडीन सॉल्यूशन है वो हमने टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट करने में यूज़ किया, और भी जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉस्टिक सोडा का सॉल्यूशन है ये हम टेस्ट करेंगे इससे प्रोटीन्स का। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम अपना फूड आइटम लेंगे, उसको मैश कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, ठीक है। उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर की डालेंगे और ड्रॉपर यूज़ करके उसमें 2 ड्रॉप्स मिलाएंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के एंड 10 ड्रॉप्स मिलाएंगे कॉस्टिक सोडा के। और अगर उस फूड का कलर चेंज हो गया वॉयलेट कलर में, देन दैट मीन्स कि उस फूड में प्रेजेंस है प्रोटीन्स की। तो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस शो होती है ब्लू ब्लैक कलर से एंड प्रोटीन्स की प्रेजेंस शो होती है वॉयलेट कलर से।
नेक्स्ट हम देखते हैं टेस्ट फॉर फैट्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर हमें किसी भी आइटम में फूड के यही टेस्ट करना हो कि इसमें फैट्स है या नहीं, तो हम इसको सिंपली एक पेज पे एक पेपर में रैप कर देंगे, और अगर उस पेपर पे ऑयली पैच आता है देन दैट मीन्स कि उसमें फैट्स की प्रेजेंस है। जैसे आप कोई भी वेफर लो या कोई भी फ्राइड आइटम लो, उसको जब आप पेपर पे रखते हो तो पेपर पे ऑयली पैच आ जाते हैं, जिससे पता लगता है कि उसमें फैट्स है। और अगर ऑयली पैच नहीं आता पेपर पे देन दैट मीन्स कि उसमें फैट्स नहीं है। अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं। दे प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। बोथ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। बट जो फैट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी देते हैं। एंड प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करते हैं। एंड इसीलिए हम प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, क्योंकि हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी को सब टाइप्स के विटामिन्स चाहिए होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में। जैसे जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन एंड आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हमारी बॉडी को हेल्प करता है डिजीज़ से फाइट करने में। एंड जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कैल्शियम को यूज़ करने के लिए फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम जो होता है वो हमें किससे मिलता है, विटामिन डी से। Minerals are needed by our body in small amount for proper growth of our body and maintain good health. मिनरल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होते, बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, और वो हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं एंड गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ग्रोथ एंड गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब ये सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी के सोर्सेज होते हैं जितने भी ग्रेन्स हो गए, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। विटामिन सी हमें मिलते हैं जितने भी सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं उनसे, जैसे ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, इन सब चीज़ों से। एंड विटामिन डी यानी कि जो कैल्शियम होता है वो हमें पता ही है, जैसे हमें कि मिल्क होता है, बटर होता है या एग्स होता है, उनसे हमें कैल्शियम मिलता है। अब ऐसा भी होता है कि कोई एक फूड होता है जो कि एक न्यूट्रिएंट में ज़्यादा होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, जैसे कि राइस होता है। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसीलिए हम राइस को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड भी कहते हैं। तो सीटेट के पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि जो राइस होता है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट मेजर क्वांटिटी में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम एनसीईआरटी का कोई भी छोटे से छोटा पॉइंट भी मिस करें, इसलिए मैंने उसके हर एक पॉइंट इस वीडियो में इंक्लूड किए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, इन सब चीज़ों के अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स। जो रफेज है वो किससे प्रोवाइड होती है, प्लांट के प्रोडक्ट से। जितने भी प्लांट से प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे होल ग्रेन्स हो गए, पल्सेस हो गए, पोटैटोज हो गए, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब रफेज प्रोवाइड करते हैं। अब जो रफेज है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट नहीं देते, बस ये कंपोनेंट होते हैं फूड के और उसमें बल्क ऐड करते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है रफेज का, हमारी बॉडी को गेट रीड करना अनडाइजेस्टेड फूड से, हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड से रीड ऑफ कराना। ओके, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। और जो वाटर होता है वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि फूड के सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करे। अब ये किधर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि विटामिन डी हमारी बॉडी में एक और भी इम्पॉर्टेंट काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो विटामिन डी होता है वो हमें कैल्शियम प्रोवाइड करता है। अब जो विटामिन डी होता है वो हमें मिलता कहाँ से है, जो एक मेजर सोर्स होता है विटामिन डी का वो है सनलाइट। सूरज की किरणों में हमें सबसे ज़्यादा अच्छे से विटामिन डी मिलता है। और आजकल इनसफिशिएंट एक्सपोजर हो रहा है लोगों का सनलाइट से, और इसीलिए काफ़ी लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट हमें अच्छे से पता है क्या होती है कि जब हर न्यूट्रिएंट हमारी डाइट में परफेक्ट क्वांटिटी में होता है उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। अब यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स वो डिस्कस करे कि जो फूड के न्यूट्रिशन है वो कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए या कैसे फूड का न्यूट्रिशन कम हो सकता है, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे अगर हम वेजिटेबल्स को कट करने के बाद उनको धोते हैं तो इससे फूड का न्यूट्रिशन लॉस होता है। सिमिलरली अगर हम राइस को ज़्यादा टाइम्स वॉश करें तो उससे विटामिन लॉस होते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड। अगर हम ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं कुकिंग में तो प्रोटीन्स का लॉस होता है। विटामिन सी डिस्ट्रॉयड होता है हीट से। फैट्स गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन
जो अगर फैट्स कम ज़्यादा फूड खाए तो हमें क्या हो सकती है, ओबेसिटी। अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड खाए तो ओबेसिटी भी हो सकती है। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होते हैं, वो डिजीज़ जो हमारी बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के कारण आते हैं। जैसे अगर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होगी तो प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ करते हैं। अब प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्या होगा कि हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी कम्प्लीटली, ठीक है। ऐसा इंसान लीन हो जाएगा, थिन हो जाएगा और वो चल भी नहीं पाएगा ठीक से, ठीक है। तो विटामिन की और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं। अब ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है जो कि अलग अलग विटामिन की कमी से होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, विटामिन B1 बेरी जिसमें वीक मसल्स हो जाती है, विटामिन सी स्कर्वी जिसमें हमारे जो गम्स होते हैं यानी कि जो टीथ होते हैं वो ब्लीडिंग करने लग जाते हैं और जो वाउंड्स होते हैं, चोट होते हैं, ज़्यादा टाइम लेती है ठीक होने में, वो विटामिन सी की कमी के कारण ऐसा होता है। विटामिन डी रिकेट्स हो जाते हैं, हमारी बोन्स सॉफ्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा। कैल्शियम की कमी होगी बॉडी में तो बोन एंड टूथ डी होने लग जाएगा। आयोडीन की कमी होगी तो गॉइटर हो जाएगा, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है। आयरन की कमी होगी तो एनीमिया होगा और वीकनेस हो जाएगी, खून की कमी हो जाएगी बॉडी में। अब हम पढ़ते हैं फैब्रिक्स के बारे में। फैब्रिक्स क्या होते हैं, फैब्रिक्स मतलब जो क्लोथ्स होते हैं। अब वो बनते किससे, वो बनते हैं थ्रेड से, थ्रेड्स या फिर धागों से, और इन थ्रेड्स या धागों को कहते हैं यान। और अगर आप एक थ्रेड को प्रेस करोगे तो आप देखेंगे कि उसमें से और बारीक धागे निकलेंगे जिन्हें हम कहते हैं फाइबर्स। जो एक यान यानी कि एक लूज धागा होता है उसमें से जो और छोटे छोटे धागे निकलते हैं उनको कहते हैं फाइबर्स। तो फैब्रिक बनते हैं यान से और यान बनते हैं फाइबर से। ये बात अच्छे से समझ आ गई आप सबको, ठीक है। अब हम देखते हैं फाइबर्स के भी कुछ टाइप्स, जैसे नेचुरल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स से, जैसे कॉटन एंड जूट। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स जो कि हमें केमिकल प्रोसेस के थ्रू हम उनको लेते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स को हम कैसे लेते हैं, केमिकल्स के थ्रू, जैसे नेलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, एक्राइलिक हो गया। तो आपको एक बेसिक एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल होते हैं कॉटन एंड जूट, एंड सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जांपल होते हैं नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक। जो वूल एंड सिल्क फाइबर होता है वो भी नेचुरल फाइबर होता है और वो हमें मिलते हैं एनिमल से। वूल हमें मिलते हैं फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शीप और गोट। फ्लीस क्या होते हैं, जो उनके आउटर कवरिंग होते हैं, जो हेयर्स होते हैं शीप के, उससे हमें मिलता है वूल। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल। रैबिट, याक एंड कैमल्स के हेयर से हमें वूल मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्कवॉर्म। और सिल्क फाइबर हमें कैसे मिलते हैं, सिल्कवॉर्म के कोकून से। कोकून क्या होता है, कोकून होता है जब एक बेबी सिल्कवॉर्म होता है तो एक एडल्ट बनने के प्रोसेस तक कैसे पहुंचता है, वो अपने लिए एक हाउस बना लेता है और उसके अंदर वो रहता है और उसी के अंदर वो सिल्क भी फॉर्म करता है, सिल्क को प्रोड्यूस करता है। और उसी कोकून को जब हम हटा देते हैं तो वहाँ से हमें सिल्क मिलता है। और तो हमें सिल्क फाइबर कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से। ओके, क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये है कॉटन प्लांट की फोटो भी। कॉटन प्लांट्स ग्रो करते हैं उन प्लेसेस पे जहाँ पे ब्लैक सॉइल होती है एंड वार्म क्लाइमेट होता है। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। After maturing, the balls burst open and the seeds covered with cotton fibers can be seen. अब जब कॉटन के प्लांट्स मेच्योर हो जाते हैं तो जो उनकी बॉल्स होती है वो खुल जाती है और जो सीड्स होते हैं कॉटन फाइबर के वो दिखने लग जाते हैं। और इन बॉल से कॉटन को हम हाथ से पिक करते हैं। कॉटन को जो निकालने का प्रोसेस होता है वो बाय हैंड होता है। Fibers are then separated from the seeds by combing. This process is called ginning of cotton. इसे कहते हैं ginning of cotton, जब हम कॉम्बिंग के थ्रू कॉटन को अलग करते हैं उनके सीड से, ठीक है। कॉटन के फाइबर को हम अलग करते हैं। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। ये देखिए गिनिंग कर रहे, कॉटन को अलग कर रहे हैं उनके सीड से। अब हम पढ़ते हैं जूट फाइबर के बारे में। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट प्लांट की स्टेम से हमें जूट फाइबर मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में जूट की ग्रोथ कहाँ कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को कब हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कि कब कट करा जाता है, जब उसकी फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाता है।
और जो स्टेम्स होते हैं हार्वेस्टेड प्लांट के, उसको हम पानी में इमर्स करके रख देते हैं कुछ दिनों तक। उसके बाद स्टेम्स अपने आप रॉट हो जाती है और फाइबर्स को फिर हम अलग कर देते हैं प्लांट में से। ओके, क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट हम देखते हैं स्पिनिंग के बारे में। अब ये सबसे पहले हम देखते हैं कि स्पिनिंग होती क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि फाइबर से यार्न बनते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं स्पिनिंग। जो फाइबर से यार्न बनने का जो प्रोसेस होता है इसे कहते हैं स्पिनिंग। अब इसके लिए डिवाइस होते हैं स्पिनिंग के लिए, जिसको कहते हैं हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड टकली। जो हैंड स्पिंडल होता है उससे स्पिनिंग होती है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। ऑब्वियसली पहले सारे फाइबर्स को हमें यार्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा फैब्रिक बनाने के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग, मैंने आपको बता दिए। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। चरखा भी हैंड ऑपरेटेड डिवाइस है। चरखा नाम से आपको याद आ गया होगा कि हमने बहुत बार ही पढ़ा है बचपन में भी कि महात्मा गांधी जी जो थे वो चरखा यूज़ करते थे। यूज ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ही एनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन yarn termed as खादी एंड शन इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन। तो उन्होंने इसको यूज़ किया एज अ इंडिपेंडेंस मूवमेंट कि उन्होंने जो ब्रिटेन के क्लोथ्स थे उनको बिल्कुल ही बैन करा दिया और अपने खुद के क्लोथ्स उन्होंने मेक करे इसी चरखा को यूज़ करके। To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industries Commission in 1956. गवर्नमेंट ने इसके लिए एक सेपरेट बॉडी भी बनाई है खादी को प्रमोट करने के लिए, जिसका नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन in 1956. There are many ways by which fabrics are made from yarns. अब जो फैब्रिक बनते हैं यार्न से, इसके बहुत सारे वेज हैं। इसके दो मेन प्रोसेस क्या है, वीविंग एंड निटिंग। वीविंग होता है हम यार्न्स के दो सेट या ग्रुप्स को एक साथ अरेंज कर देते हैं एंड वीविंग करी किस पे जाती है, लूम्स पे। वीविंग में हम दो अलग अलग सेट ही लेते हैं यार्न्स के और उनको एक साथ अरेंज कर देते हैं। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं नीटिंग। नीटिंग में क्या होता है, नीटिंग और वीविंग में यही फ़र्क होता है कि जैसे हमने वीविंग में पढ़ा कि हम दो अलग अलग सेट ही लेते हैं यार्न के, नीटिंग में हम एक सिंगल यार्न लेते हैं और सिंगल यार्न से हम फैब्रिक को मेक करते हैं। सिंगल यार्न यूज़ करते हैं और उससे हम पूरा फैब्रिक को बनाते हैं। जैसे ये नीटिंग है एंड जो वीविंग है वो होती है लूम्स पे। द अर्ली इंडियंस वर फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर द रिवर गंगा। पहले जो अर्ली इंडियंस होते थे वो कॉटन जितना भी वियर करते थे वो कहाँ पे ग्रो होता था, गंगा रिवर के पास। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। फ्लैक्स में नेचुरल फाइबर मिलते हैं। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। एंशियंट इजिप्ट में कॉटन और फ्लैक्स दोनों ही नाइल रिवर के पास कल्टिवेट होते थे और फैब्रिक बनाने में इस्तेमाल किए जाते थे। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। हमारे आसपास जितने भी मटेरियल्स होते हैं उन सब के अलग अलग प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना। जैसे आपको कोई भी आप मटेरियल देख लीजिए अपने आसपास, सबको आपको सबके अलग अलग फीचर्स दिखेंगे, चाहे कॉटन हो, आयरन हो, वुड हो, सब कुछ अलग अलग है। अब इनको हमने एक बेसिक क्राइटेरिया से क्लासीफाई कर दिया हर चीज़ को। जैसे सबसे पहले देखिए लस्टर। लस्टर क्या होते हैं, मटेरियल्स की अपीयरेंस में शाइन होना, इस शाइन को कहते हैं लस्टर। जैसे जो मेटल्स होते हैं उनमें जनरली शाइन होती है इन केस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड। जो मेटल होते हैं वो अक्सर करके मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस होते हैं। और हमें अगर देखना हो कि एक मेटल में लस्टर है या नहीं, या फिर अगर हम किसी मटेरियल का टेस्ट करना हो कि इस मटेरियल में लस्टर कितना है, तो हम उसको जनरली कट करते हैं और उससे हमें पता लग जाता है कि उसमें लस्टर है या नहीं। या फिर हम उसे सैंड पेपर से भी रब करते हैं, उससे भी हमें उसके लस्टर का पता लग जाता है। देन है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनके हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट जार्स होते हैं, जैसे शॉप्स में भी लगे होते हैं, जिनके आसपास हम देख सकते हैं, उसके अंदर की चीज़ देख सकते हैं, जैसे कांच के बर्तन होते हैं। ट्रांसलूसेंट होते हैं जिनमें से पार्शली लाइट क्रॉस हो पाए, जैसे कि बटर पेपर होता है, आपको उसके आर पार थोड़ा सा दिख पाएगा, क्लियरली भी नहीं दिख पाएगा लेकिन थोड़ा सा बिल्कुल पार्शली आप देख सकते हो, तो उसे कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट लाइक बटर पेपर।
देन है ओपेक। ओपेक होते हैं जिसके पास लाइट बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती, आप उसके थ्रू अक्रॉस नहीं देख सकते, जैसे कि वुडन डोर, आप वुडन डोर के पीछे नहीं देख सकते कि क्या है, तो ये क्या है, ओपेक। देन है हार्डनेस और सॉफ्टनेस। कई ऑब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं, कई सॉफ्ट है, तो पता ही है, जैसे कॉटन सॉफ्ट होते हैं और आयरन हार्ड होता है। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल। कुछ ऑब्जेक्ट्स फ्लोट करते हैं अगर हम पानी में डालेंगे, और कुछ फ्लोट नहीं करते, तो ये सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल होते हैं कुछ मटेरियल्स। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना कि जो हम मटेरियल्स होते हैं उनको हम सेपरेशन करने के लिए, कुछ अनवांटेड मटेरियल निकालने के लिए क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले हो गया हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग नाम से पता लग रहा है हाथ से निकालना। जैसे हम घर में भी आपने देखा होगा कि चावल बनाने से पहले प्लेट में उसको निकाल के, अगर उसमें कुछ छोटा मोटा कोई स्टोन हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो हम उसको हाथ से निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, तो इसे कहते हैं हैंड पिकिंग, जिसमें हम हाथ से निकाल देते हैं। कभी यूज़ होता है मेनली मेथड जब जो अमाउंट हो अननीडेड पार्टिकल्स की, या फिर जो अनरिक्वायर्ड चीज़ें उनकी जो अमाउंट हो वो बहुत कम हो, जैसे थोड़े से पत्थर हो किसी चीज़ में, या उनकी जो साइज़ है वो भी लार्ज हो के हमें दिख पाए, तब हम हैंड पिकिंग करते हैं कि हाथ से उसको अलग कर देते हैं। देन है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, थ्रेशिंग मेनली फार्मर्स यूज़ करते हैं जब उनकी वीट की जो क्रॉप होती है वो हार्वेस्ट हो जाती है, तब वो थ्रेशिंग यूज़ करते हैं उसको अलग करने के लिए। जैसे जो वीट होती है जब वो ग्रो होती है तो उसके बाहर उसके स्टॉक्स होते हैं। स्टॉक्स क्या होता है, उसके आउटर कवर। अब हर वीट के बाहर उसके आउटर कवर होते हैं, और किसान को क्या करना होता है, उसके आउटर कवर को अलग करना होता है अंदर के वीट से। तो उसको क्या करता है, उसको एक स्टोन पे तेज़ी से नीचे रखता है, बहुत तेज़ी से फेंकता है नीचे, और उससे क्या हो जाता है, उससे जो आउटर कवर होते हैं, जैसे पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि जो आउटर कवर है वो अलग हो रहा है गेहूं का, और अंदर की गेहूं अलग हो रही है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। जब तेज़ी से नीचे रखा जाता है पत्थर पे, तो अब बाहर के जो स्टॉक्स होते हैं, बाहर के जो कवर होते हैं वीट के, वो अलग हो जाते हैं और अंदर का हिस्सा अलग हो जाता है, जिसे कहते हैं थ्रेशिंग। देन है विनोइंग। विनोइंग क्या होता है, विनोइंग में जैसे आप मान लो आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें दो चीज़ें मिक्स है, एक है सैंड मिट्टी, और दूसरे पाउडर्ड लीव्स का पाउडर, और आपको उन दोनों को अलग करना है, मिट्टी को अलग करना है और पाउडर्ड लीव्स को अलग करना है। तो आप कैसे करोगे उनको, अगर हवा में ऊपर से नीचे की तरफ रखोगे, नीचे की तरफ उड़ाओगे हवा में, तो अपने आप वो दोनों अलग हो जाएंगे। विंड के प्रेशर से जो लाइटर पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे, और जो हैवियर पार्टिकल्स है वो अलग हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं विनोइंग। विनोइंग से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द एयर में हम उसको जब थ्रो करते हैं चीज़ को, तो एयर के कारण हैवी और लाइटर पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। तो ये टेक्निक यूज़ करी जाती है ग्रेन से हस्क को अलग करने के लिए, कि जब ग्रेन्स को नीचे ऐसे किया जाता है तो हवा से ग्रेन्स अलग हो गए, देखिए इस पिक्चर में, और हस्क अलग होता जा रहा है, तो इसे कहते हैं विनोइंग, जब विंड के प्रेजेंस में लाइटर पार्टिकल्स और हैवियर पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। देन है सीविंग। सीविंग तो ईजी है, मतलब छानना। हम सीविंग को यूज़ करके घर में आटा भी छानते हैं, या जो किसान होते हैं वो पत्थर हटाते हैं सीमेंट में अपने कोई भी चीज़ में से, या जैसे आप घर भी बनता हुआ देखते हैं, तो जो लेबर होते हैं वो क्या करते हैं, सीमेंट में से पत्थरों को हटाने के लिए अक्सर करके ऐसे सीविंग का यूज़ कर रहे होते हैं। तो सीविंग का मतलब छानना। देन है सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। सेडिमेंटेशन होता है कि जब हम किसी भी चीज़ में पानी डाल देते हैं तो जो हैवियर चीज़ होती है वो नीचे की तरफ बैठ जाती है। घर में ही अगर हम राइस कुक होते हुए कभी आपने देखे होंगे, तो पहले क्या करते हैं, पानी में डालते हैं चावल को, और जैसे ही चावलों के अंदर पानी डाला जाता है चावल नीचे बैठ जाते हैं, और जो मिट्टी वाला पानी होता है ना वो ऊपर आ जाता है। तो होता क्या है बेसिकली, कि जो हैवियर चीज़ होती है, यानी कि जो राइस है वो नीचे बैठ गए, और जो लाइटर चीज़ हो गई, जो मिट्टी वाला पानी हो गया, वो ऊपर की तरफ आ गया, और ये हो गया सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन, जब वाटर डालने से हैवियर चीज़ नीचे की तरफ बैठ जाती है और लाइटर चीज़ ऊपर की तरफ आ जाती है, उसे कहते हैं सेडिमेंटेशन। एंड डिसेंटेशन क्या होती है, जब उसी ऊपर वाले अनवांटेड पानी को या फिर मिट्टी वाले पानी को हम हटा देते, निकाल देते, तब उसे कहते हैं डिसेंटेशन। जब उस पानी को हटा दिया हमने, जैसे इधर देखिए मिक्सचर था सॉइल एंड वाटर का, ठीक है,
तो जब हमने इसमें पानी डाला तो ऑब्वियसली ये हमने इससे सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन को यूज़ करके हमने जो इसमें से अनडिजॉल्व मटेरियल था यानी कि जो सॉइल थी वो अलग कर दिया और पानी को हमने अलग कर दिया। ओके, देन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन सबको पता है, सबके घर में फिल्टर्स होते हैं। फिल्टर्स में टाइनी होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, जिनसे जो अनवांटेड या इम्प्यूरिटीज़ होती है वो सारी हट जाती है। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, जब वाटर जो होता है वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसे कहते हैं इवेपोरेशन। पानी का भाप बन के उड़ जाना। जैसे कि हम कपड़े भी सुखाते थे तो डेली उसका प्रोसेस है कि जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। या जब महात्मा गांधी जी ने अपना खुद का सॉल्ट बनाया था तब बचपन में आपने पढ़ा होगा कि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने समुद्र का पानी कलेक्ट किया था और जब उसको हीट किया तो सॉल्ट अलग हो गया था एंड पानी अलग हो गया था हीट से, है ना। तो जब हीट दी जाती है तो उससे पानी जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, इसे कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब कि वाटर जो होता है वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देन है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन जो होता है वो इवेपोरेशन का ठीक अपोजिट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर वेपर्स है वो वाटर की फॉर्म ले रही है। जैसे कि आप अगर कोई चीज़ कुक करो और उसके ऊपर प्लेट लगा दो तो आप क्या देखोगे कि उस प्लेट के ऊपर जब थोड़ी देर बाद उस प्लेट को हटाओगे तो उस प्लेट के ऊपर वाटर की टाइनी ड्रॉपलेट्स आ गए। तो ये क्या है, कंडेंसेशन, कि जो वाटर वेपर्स थी यानी कि जो भाप थी वो पानी की उसने फॉर्म ले ली, पानी का रूप ले लिया कि प्लेट के ऊपर पानी पानी आ जाता है, तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा पानी ऐड नहीं हो सकता, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि एक ऐसा पॉइंट अचीव हो जाना जहाँ पे और ज़्यादा वाटर ऐड नहीं हो सकता। दो टाइप के चेंजेस होते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस। ये तो हम सबको पता है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। जैसे चपाती बनाना इरिवर्सिबल चेंज है कि जो हमें दोबारा ओरिजिनल चीज़ अपनी पुरानी फॉर्म में नहीं मिल सकती, कि हम एक बार चपाती बन गई तो दोबारा आटा तो नहीं ले सकते उसी चपाती का, तो ये हो गया इरिवर्सिबल। एंड रिवर्सिबल हो गया जहाँ पे पुरानी चीज़ हमें दोबारा उसी ओरिजिनल फॉर्म में मिल सकती है। जैसे पेज को हमने फोल्ड किया एंड दोबारा हमने रीफोल्ड किया, तब हमने दोबारा ओपन किया तो पेज हमें दोबारा वैसा का वैसा मिल जाएगा, तो ये हो गया रिवर्सिबल चेंज। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जनरली क्या होता है, ये देखिए, जैसे आपको पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें वुडन हैंडल है और ये क्या है, ये है आयरन के टूल्स। अभी टूल्स बनते कैसे, ये आयरन के ब्लेड और ये वुडन हैंडल है। अब इस वुडन हैंडल के अंदर आयरन के ब्लेड को कैसे फिक्स किया जाता है, इन सारे आयरन के ब्लेड के अंदर आपको एक रिंग दिख रही है बनी हुई, इस रिंग को पहले हीट किया जाता है और जब इस रिंग को हीट करते हैं तो ये जो रिंग होते हैं ये अपने साइज़ में बड़ी हो जाती है, जिसे कहते हैं एक्सपेंशन, मतलब बड़ा हो जाना साइज़ में हीट के कारण। और जब ये अपने साइज़ से बड़ी हो जाती है तो इसके अंदर इस वुडन के स्टिक को फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद वो थोड़ी देर बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटे हो जाना। तो इसी प्रोसेस से सारे टूल्स बनाए जाते हैं, औजार बनाए जाते हैं, उनको एक्सपैंड कर देते हैं हीट करके एंड देन उसके फिट होने के बाद थोड़ी देर में वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कार्ट व्हील में भी ऐसा ही होता है, ये जो बाहर के मेटल रिम है पहले इसको हीट कर देते हैं, बाद में व्हील में अटैच होने के बाद उसको फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो अपने आप ही एंड इससे हमारी व्हील में मेटल की कार्ट व्हील में मेटल की रिम हमारी फिक्स हो पाती है। ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब चीज़ का बड़ा हो जाना एंड देन फिर से अपनी बैक ओरिजिनल पोजीशन एक्वायर कर लेना। नाउ आई होप कि आपको अच्छे से साइंस का ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 समझ आ गया होगा, ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसके आने वाले पार्ट्स की रेगुलर अपडेट्स आप बिल्कुल भी मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।